राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी, ये हवाले से अगर मैं बात करूं तो तरक्की पसंद तहरीक जब शुरू हुई तो उसमें कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, इसमें चुगताई, अहमद नदीम कासमी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये लोग जो या ये हयातुल्लाह अंसारी जब ये कहानियाँ लिख रहे थे तो इनके यहाँ नज़रिया तो मार्क्स का था। और हिंदी का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन शायद हिंदी के भी नाक़िदीन सिर्फ दो बातें कहकर रुक जाते हैं। एक तो प्रेमचंद के यहाँ देशभक्ति थी, देश से बहुत मोहब्बत थी, गुलवतनी थी, और दूसरी बात यह कि देहात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह पेंट किया था। ये दो बातें कहकर वो आमतौर से रुक जाते हैं। और प्रेमचंद जो कुछ समाज को दिखा रहे थे, समाज को बदलते हुए दिखा रहे थे, यानी खारजी चीज़ें, यानी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो समाज है हमारा, उसको दिखा रहे थे, तो वो सिर्फ पेश करने में बहुत माहिर थे, इसलिए उनको हकीकत निगार कहा गया, उन्हें रियलिस्ट कहा गया। तो रियलिज़म प्रेमचंद के ताल्लुक़ से आज का दिन बहुत अहम है, ये सभी जानते हैं। बहुत से लोग प्रेमचंद पर गुफ्तगू भी इस वक्त कर रहे होंगे, और मुझे मेरी खुशनसीबी है कि प्रेमचंद पर बात करने का आज मुझे मौका मिला है, और वो भी उर्दू हिंदी दोनों कहानियों के हवाले से। ज़ाहिर है कि ये सभी जानते हैं कि पहली कहानी किसी ने भी लिखी हो, लेकिन प्रेमचंद हमारे हिंदुस्तान के और उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों के एक ऐसे अदीब हैं जिन्होंने आला पाए की और कला के लिहाज से बहुत अहम कहानियाँ सबसे पहले लिखी। लिहाजा हम उनको कथा का, उर्दू हिंदी कथा का बाबा आदम भी कह सकते हैं, यानी सबसे पहले लिखने वाले। और जितना उन्होंने उर्दू में लिखा उतना ही उन्होंने हिंदी में भी लिखा। ज़ाहिर है कि उनके यहाँ ज़बान कोई मानी नहीं रखती थी। जब वो हिंदी लिखते थे तो भी उसमें उर्दू के बेशुमार अल्फाज होते थे, और जब वो उर्दू लिखते थे तो उसमें भी हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के बेशुमार अल्फाज होते थे। वो नहीं थे कि जो किसी मसलहत के तहत लिखते हों। उन्होंने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा और बहुत बेबाकी से लिखा। ज़ाहिर है कि वो ज़माना बहुत नाजुक था, इसके बावजूद ऐसे ही राइटर की ज़रूरत थी, और ऐसे ही ज़माने में इतना बड़ा राइटर पैदा हो सकता था। उन्होंने दुनिया का तमाम अदब पढ़ रखा था, ख़ास तौर से रूसी ज़बान के अदब के तो वो बहुत माहिर थे। टॉलस्टॉय आप सब जानते हैं, वो बात कहने की बार बार नहीं है, लेकिन ऐसे हैं कि जो आलमी पैमाने पर जो दुनिया के बड़े अफसानों के मुकाबले में रखे जा सकते हैं, यही हाल उनके नावलों का भी है। ज़ाहिर है कि उनका जो बहुत मशहूर नावल है वो गोदान है, जिसे उर्दू में गौदान कहते हैं। ज़ाहिर है ज़बानों का फ़र्क था। ज़बान पे एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई मुझे इसी के हवाले से गौदान के, कि जब मैं हिंदी में पढ़ रहा था और जब मैं उर्दू में पढ़ रहा था तो ज़बान तो तकरीबन एक ही सी थी, लेकिन कुछ अजीब व गरीब किस्म का फ़र्क मुझे नज़र आया। उस पर गौर करने की बात है। देखिए, झोंपड़ी जो लफ्ज़ है वो खालिस हिंदी का लफ्ज़ है। ज़ाहिर है झा से वैसे ही पता चलता है, झोंपड़ी सभी जानते हैं, अड़ा झोंपड़ी, और सब लोग झोंपड़ी कहते भी हैं। तो उन्होंने गौदान में यानी उर्दू के नावल में लिखा झोंपड़ी, और बहुत ही सूटेबल वो लफ्ज़ था वहाँ पे झोंपड़ी। उसके अलावा दूसरा लफ्ज़ आ नहीं सकता था कोई, इसलिए कि जिस माहौल का वो नावल है उसमें कोई और लफ्ज़ मुनासिब नहीं था। लेकिन जब मैंने हिंदी में पढ़ा तो वहाँ झोंपड़ी नहीं था। अब मुझे हैरत हुई कि आखिर क्या बात है कि झोंपड़ी नहीं है और दूसरा लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ हिंदी के नावल के लिहाज से इतना एप्रोप्रिएट था, इतना मुनासिब था कि झोंपड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो लफ्ज़, मतलब झोंपड़ी लफ्ज़ जो है मुकाबला नहीं कर सकता था, वो था मढ़ैया। अब मढ़ैया कहने से जो कल्चर सामने आया, और जो लिखने में भी, ख़ास तौर से स्क्रिप्ट लिखने में, देवनागरी में जिस तरह मढ़ैया आसानी से लिखा जा सकता है, उर्दू में मढ़ैया नहीं लिखा जा सकता। आप लिख के देखिए तो कोई मढ़ैया पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, झोंपड़ी बहुत आसानी से पढ़ लेगा। तो जिसको, जो ऐसा लिंग्विस्ट भी हो, जिसको ये एहसास हो कि स्क्रिप्ट के लिहाज से कौन सा लफ्ज़ मुनासिब रहेगा और ज़बान के लिहाज से कौन सा लफ्ज़ मुनासिब रहेगा, तो ये हमारे प्रेमचंद थे। दूसरी बात, प्रेमचंद के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू और हिंदी के जो अफसाना निगार हैं या नावल निगार हैं प्रेमचंद के बाद, वो यकसा तौर पर प्रेमचंद से मुतासिर नज़र आते हैं, और सबके यहाँ प्रेमचंद का एक असर है, और उस असर के तहत प्रेमचंद को कोई भी फरामोश नहीं कर सकता।
अब जैसे उर्दू में उसके बाद जितने लिखने वाले थे वो आज़म करेवी थे, सुदर्शन थे, और अली अब्बास हुसैनी थे, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने के प्रेमचंद की एक तरह से प्रेमचंद के फ़न की तौसीह की, यानी उसी को आगे बढ़ाया। कोई अपना फ़न, कोई नई चीज़ वो नहीं दे सके, सिर्फ प्रेमचंद को आगे बढ़ाते रहे। इसी तरह हिंदी में देखिए उनके फ़ौरन बाद ही या उन्हीं के ज़माने में जो जूनियर थे उसमें यशपाल पर कितना असर था, ये तो छोड़िए जिन पर असर था, जिन्होंने बिल्कुल दूसरी तरह की कहानियाँ लिखी, जिन्होंने दूसरी तरह का अदब लिखा, उस पर भी प्रेमचंद के बड़े असरात थे उन पर भी। मिसाल के तौर पर फनेश्वर नाथ रेणु, वो बहुत बाद में ज़ाहिर है कि उन्होंने लिखा, और एक तरह से कहा जाए जब हिंदी में नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ख़ास तौर से कमलेश्वर और ये मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये मन्नू भंडारी, ये लोग थे। उसी ज़माने में इलाहाबाद में उसी एज में कुछ लोग लिख रहे थे, जैसे कि रविंद्र कालिया थे, या शेखर जोशी थे, या दूधनाथ सिंह थे, या काशीनाथ सिंह बनारस में थे, ये लोग कहानियाँ लिख रहे थे। शैलेश मटियानी थे, शेखर जोशी वगैरह। ये कहानी हमारी पुरानी कहानी से अलग थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें प्रेमचंद के असरात नहीं हैं, या प्रेमचंद की बात को ही आगे नहीं बढ़ाया गया है, या प्रेमचंद के ही उसलूब को नहीं अख्तियार किया गया, ये कोई नहीं कह सकता। यही हाल उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक जब शुरू हुई, यानी प्रगतिशील आंदोलन जब शुरू हुआ, तो ये तो मालूम ही है कि जब लखनऊ में उसका पहला जलसा हुआ, सज्जाद ज़हीर और रशीद जहाँ और ये सब लोग एक्टिव थे, तो उस वक्त प्रेमचंद ने ही उसकी सदारत की थी, और उन्होंने ही उसकी अध्यक्षता की थी। उन्होंने ही वो खुतबा पढ़ा था जो मशहूर है, जिसके बहुत सारे जुमले बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इतने कोटेबिलिटी है उनमें कि वो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हमें हुस्न के मयार को बदलना होगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तरक्की पसंद जब तहरीक शुरू हुई उर्दू के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो तरक्की पसंद तहरीक जब शुरू हुई तो उसमें कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, इसमें चुगताई, अहमद नदीम कासमी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये लोग जो, या ये हयातुल्लाह अंसारी, जब ये कहानियाँ लिख रहे थे तो इनके यहाँ नज़रिया तो मार्क्स का था। ज़ाहिर है कि प्रेमचंद के यहाँ भी वो आ चुका था, वो टॉलस्टॉय का असर से आया हो, या ख़ुद अपने ज़माने में जो महसूस कर रहे थे हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात, उनके तहत आया हो, तो वो नज़रिया तो था। लेकिन पूरी तरक्की पसंद तहरीक, जिसको कि उर्दू में अहद ज़र्री कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और बड़े पिलर उसके 4 कहे जाते हैं, जिसमें मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र और इसमें चुगताई, इन चारों के यहाँ कुछ न कुछ प्रेमचंद से असरात ज़रूर मिलेंगे। अगर प्रेमचंद की स्टडी हम इस तरह करें जिस तरह के आज का कोई क्रिटिक करेगा, और जिसने बहुत सारे ट्रेंड्स देखे हैं क्रिटिसिज्म के, वो करेगा, तो प्रेमचंद के यहाँ ऐसी फ़नकारी है जो इन सब लोगों के यहाँ फ़नकारी मिलेगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसके बाद से जो कहानी शुरू हुई उर्दू में, जिसको हम जदीदियत के ज़ेर असर कहते हैं, कहानियाँ लिखी गई, जिसमें सुरेंद्र प्रकाश थे, इसमें बलराज मेहंद्रा थे, जिसमें वहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही थीं, उसमें ये डॉक्टर जो थे हमारे अनवर सज्जाद थे, ये लोग जो थे, या खालदा हुसैन थी, इनके यहाँ जो अलामत निगारी थी, जो सिंबॉलिज़म था, वो भी प्रेमचंद के यहाँ मिल जाता है। ज़रा सा बहुत अच्छी शक्ल में मिलेगा, उसमें इब्हाम नहीं होगा, उसमें एब्सर्डिटी नहीं होगी, या एब्स्ट्रैक्शन इतना नहीं होगा, लेकिन प्रेमचंद के यहाँ भी है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक, चूँकि बेतरतीब बात हो रही है और एक आज़ादाना प्रेमचंद को हम आज याद कर रहे हैं, तो उसमें मुझे एक कहानी उनकी आती है याद, जिसका नाम था रोशनी। बहुत मशहूर कहानी है, सभी लोगों ने पढ़ी है और हर एंगल से उसको देखा गया है, हमारे नाक़दीन ने परखा भी है। उसमें एक बहुत, अगर मैं 2-4 जुमलों में उसका वो बताऊँ वाक़या जो उसमें हुआ है, तो एक शख्स है जो सरकारी अफसर है, अंग्रेज़ी ज़माने का है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, और वो देखता है, और उसका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर हुआ है जो पहाड़ी इलाके का कोई गाँव है। वहाँ से जब वो अपने डाक बंगले से बैठ के देखता है, तो उसे हिंदुस्तान में जो हल चला रहे हैं लोग, जो काम कर रहे हैं, जो बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, जो मज़दूर हैं, उनको देखकर बहुत कोफ्त होती है। और वो कहता है भी किस ज़माने के, पुराने ज़माने के, बाबा आदम के ज़माने के लोग हैं और कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं और इस तरह से हिंदुस्तान में रहते हैं, और इससे ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। उनके अंग्रेज़ी मैगज़ीन रखी है, बहुत सारा उनका जहन दूसरा बना हुआ है, और वो मुआयने पे आए हुए हैं वहाँ पे सर्वे करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो निकलते हैं अपने के बंगले से और जाते हैं। जब रास्ते में जाते हैं तो इत्तेफाक से एक आंधी आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त आंधी आती है, तक बिल्कुल वो रास्ता भूल जाते हैं और उन्हें परेशानी होती है और झक्कड़ चल रहे हैं हवा के, बहुत परेशान हैं। तो वहाँ एक औरत मिलती है उनको,
उस औरत को देखकर जब वो औरत आती है उनके पास, तो मुख्तसर में चूँकि सुना रहा हूँ, तो वो उसको रास्ता बताती है उनको कि आपको वहाँ जाना है, आइए। वो वहाँ उसके साथ जाते हैं और वो जगह जगह से ले जाके उसको रास्ते से, मुसीबतों से, परेशानियों से दूर करते हुए उसको पहुँचाती है। एक मंदिर है वहाँ, उस मंदिर के, बारिश हो रही है, बारिश में भीगे हुए हैं और तमाम फिसल रहे हैं पैर, तो वहाँ एक अंधा बूढ़ा जो है हिंदुस्तानी, जिस तरह के लोगों की अभी वो आलोचना कर चुके थे, उस तरह का मिलता है, वो गिर जाता है। उसको ये वो औरत चली जाती है पीछे से उनको रास्ता बता के, उसको सहारा बनते हैं, उसका सहारा बनते हैं और उसको उठा के एक रास्ता दिखाते हैं और उसको पहुंचा देते हैं उसकी मंजिल पर। तो अब ये देखिए, वैसे तो बज़ाहिर ये क़ल्ब माहियत का, यानी दिल बदल जाने का, कायाकल्प हो जाने का एक वाक़या है, उसी के तहत नाक़िदीन ने परखा है। लेकिन आप अगर इसको देखें प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद ने इसमें उसी तरह के सिंबल से काम लिया है जिस तरह के 1960 के करीब हमारे हिंदी में नई कहानी आंदोलन में लिया जा रहा था और उर्दू में जदीद कहानी में लिया जा रहा था। 1960 के बाद से जो दोनों जगह एक ही से तब्दीली आई थी, इसमें अब आप देखिए, गौर कीजिए, तो वो जो बुराई करना था, ये लोग पुराने ज़माने के हैं और तरक्की नहीं हो सकती, हल चला रहे हैं, बैल चला रहे हैं, वो एक तरह की फोरशैडोइंग थी। यानी फोरशैडोइंग क्या थी? आगे का एक एहसास कराना था कि ये साहब जो खुद इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, इन साहब के दिल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों की मोहब्बत है, हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो क्रिटिसाइज़ करना जो बुरे मानों में हमें बज़ाहिर मालूम होता है कि ये चूँकि अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ी उसमें तरबियत हुई है माहौल में इनकी, इसलिए बुराई कर रहे हैं। लेकिन अब एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनका कायाकल्प होना था, उनके अंदर वो जज्बा मौजूद था जिसमें वो चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे, और हिंदुस्तान से मोहब्बत का एक उनसुर उनके यहाँ था। दूसरी बात, जब वो औरत मिलती है तो वो औरत पूरी औरत, आपको एहसास होगा कि वो जीती जागती औरत है, लेकिन उसके एक्शन से, उसके रास्ता बताने से, उसके अकेले वहाँ आ जाने से बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है कि ये मेटाफर है, ये एक इस्तिआरा है जिसे उर्दू में कहते हैं। तो ये एक मेटाफर है, और वो मेटाफर किसका है? उनकी अपनी ज़ात का, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर मौजूद है। और वो ज़ात उनकी कौन सी है? जिसे उन्हें हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन इजहार उसका करने से अब तक वो कासिर रहे, बल्कि उनके लाशऊर में दबी हुई थी, और कहीं उनको एहसास भी नहीं था कि ये मेरे अंदर हिंदुस्तान की मोहब्बत है। वो उस औरत ने जगा दी, यानी उनकी ज़ात निकल के उनके सामने बाहर आ गई, और वो कोई दूसरी नहीं थी बल्कि उन्हीं की ज़ात का मेटाफर था, उन्हीं की ज़ात का अक्स था, जो उनको सही रास्ता दिखाती है। सही रास्ता क्या है? हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब लोगों के साथ, लाचार लोगों के साथ, या नाबीना है जो अंधा है, उस शख्स के साथ जो रवैया रखना था, वो रास्ता था सही रास्ता। इसीलिए उनका पूरा कायाकल्प हो जाता है, और वो उठा के उसको, एक अंधे को, बीमार को, बूढ़े को जो लाठी लेके चल रहा है, उसको अपनी राह पर, अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। तो इस तरह के सिंबल उनके यहाँ बहुत हैं। इससे मुझे एक वाक़या याद आया कि एक उन्होंने ड्रामा जो था, ज़माना जो रिसाला उर्दू में निकलता था, वो उन्होंने एक ड्रामा, मार्टरलिंग का ड्रामा था वो, उस ड्रामे का नाम शब-ए-तार उन्होंने रखा। वो उन्होंने छपवाया, उसमें ट्रांसलेशन किया उर्दू में, और वो छपवाया। और जब उसको पसंद नहीं किया गया तो प्रेमचंद को तकलीफ़ हुई, और प्रेमचंद ने फिर एक मजमून लिखा, उस पर एक उन्होंने लेख लिखा, और उसी रिसाले में छपवाया फिर वो लेख। उसमें उन्होंने उसका उन्वान दिया, उन्होंने शीर्षक उसका, कि कुछ शब-ए-तार के बारे में। अब उन्होंने समझाया, पहले तो उन्होंने शिकायत की कि मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान में जहाँ सिंबॉलिज़म हमारे देवी देवताओं के यहाँ भी है, वो मेटाफर हैं, और उनकी कहानियाँ हमारे यहाँ ऐसी कही गई हैं, कुरान की कहानियाँ हैं, और बुद्धिज़्म में जातक कथाएँ हैं, जहाँ के जानवरों के हवाले से बातें की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग नहीं समझे इस कहानी को, उन लोगों ने पसंद नहीं किया। जबकि हिंदुस्तान में तो रूहानियत पर, मादियत के बजाय रूहानियत पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और फिर उन्होंने समझाया कि देखिए, इसमें जो 4 अंधे हैं वो ज़मीर हैं, देखिए इसमें जो वो लाइट है, रोशनी है, वो एक नूर है, जिससे कि हमारे अंदर हमारी फ़िक्र है, हमारी सोच है, और इसमें जो वो समंदर है, वो गोया कि हमारी परेशानियों को बढ़ाता है और हमारी ज़मीन को काटते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे जो मेटाफर थे उसमें, उन्होंने उस छोटे से मजमून में 3-4 पेज के छपवाया था, उसमें पेश किए। तब हमें ये एहसास हुआ कि जो लोग सिर्फ़ ये कहकर, उर्दू के नाक़दीन, और हिंदी का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन शायद हिंदी के भी नाक़दीन सिर्फ 2 बातें कहकर रुक जाते हैं। एक तो प्रेमचंद के यहाँ देशभक्ति थी, देश से बहुत मोहब्बत थी, गुलवतनी थी, और दूसरी बात यह कि देहात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह पेंट किया था।
ये दो बातें कहकर वो आमतौर से रुक जाते हैं। और प्रेमचंद जो कुछ समाज को दिखा रहे थे, समाज को बदलते हुए दिखा रहे थे, यानी खारजी चीज़ें, यानी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो समाज है हमारा, उसको दिखा रहे थे, तो वो सिर्फ पेश करने में बहुत माहिर थे, इसलिए उनको हकीकत निगार कहा गया, उन्हें रियलिस्ट कहा गया। तो रियलिज़म के जो बानी भी थे, तो रियलिज़म उनका ऐसा नहीं था जैसा कि हमें गहरे तौर पर समझाया गया नाक़दीन ने, हमारे क्रिटिक्स ने। उनके यहाँ वो देखिए खुद कहते हैं, उन्होंने ख़त में भी लिखा निगम को, और उन्होंने जो एक पहली कहानी उर्दू में, एक मजमुआ है, हिंदी में किस नाम से है मुझे नहीं मालूम, उर्दू में है मेरे बेहतरीन अफसाने, उसमें उन्होंने ख़ुद दिबाचा लिखा, उसका प्रीफेस उसमें ख़ुद लिखा उन्होंने उसका, और उसमें साफ साफ लिखा कि देखिए, जब तक कोई नफ्सियाती गुत्थी और फ़लसफ़ियाना कोई मसला मेरे सामने नहीं आता, नफ्सियाती पेचीदगी और फ़लसफ़ियाना गुत्थी जब तक कोई मेरे सामने नहीं आती, मैं कलम नहीं उठाता। और फिर आगे लिखा, वाक़यात जो हैं, ये ख़ारजी वाक़यात के, ये हुआ और फ़लाँ जगह गया और ईदगाह पे बच्चा गया, ये वाक़यात जो हैं, ये तो महज़ अपनी बात कहने का वसीला है, ये तो उसका मीडियम है। वाक़यात की कोई अहमियत, साफ साफ लिखा उन्होंने, आप साफ पढ़ लीजिए, उनका मजमुआ है मेरे बेहतरीन अफसाने, उसमें उन्होंने लिखा कि ये तो वाक़यात जो हैं, जितने भी वाक़यात हैं, ये तो वसीला हैं, ये तो ज़रिया हैं, ये तो मीडियम है। बाकी जो मुझे बात कहनी है वो कोई फ़लसफ़ियाना गुत्थी या तो सुलझाना है या कोई नफ्सियाती पेचीदगी पेश करना है। तो जब वो शख्स खुद कह रहा है तो उसके यहाँ नफ्सियाती पेचीदगियाँ देखनी चाहिए, उनके यहाँ फ़लसफ़ियाना फ़िक्र देखनी चाहिए, उनके यहाँ फ़न देखना चाहिए। अब देखिए गोदान है, गोदान हिंदी में है गोदान, उसका पहला मंज़र है कि होरी जो है वो अपनी एक गाय ख़रीदने के लिए, कुछ मदद के लिए राय साहब के पास जाता है। वो राय साहब के यहाँ आता जाता रहता था, राय साहब उसकी मदद भी करते थे, लिहाजा इस उम्मीद पर वो राय साहब के यहाँ जा रहा है कि वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी। और जब वो जाता है तो सुबह का वक्त है, ज़ाहिर है सुबह सुबह घर से निकल रहा है, एक देहाती आदमी है, सुबह का वक्त है। अब उसमें कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ मंजर कशी कर रहे हैं, यानी जो सीन है, जो वहाँ देखा उसने, उसको वो बयान कर रहे हैं। इसको हम लोग ये कह सकते हैं, जब उन्होंने बयान किया कि सुबह का वक्त था और वो दूर पैदल अकेला जा रहा था, आगे उसने देखा कि एक पोखर है, गड्ढा है, जहाँ अक्सर गाय चरने आया करती थी। वहाँ की ज़मीन जो थी वो हरियाली थी थोड़ी सी, बाकी सब सूखा हुआ इलाका था, और उस पर शबनम के कतरे जमे हुए थे और दरख्तों ने अपने साए दूर तक फैला दिए थे। तो अब इसको ये कहा गया कि ये ऐसे हकीकत निगार थे कि उनको ये भी ज़ाहिर करना ज़रूरी समझते थे कि सूरज चूँकि पीछे होता है, नीचे होता है, तो उसका साया पेड़ का हमेशा दूर तक जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और उसके बाद ये कि शबनम के कतरे सुबह को जमते ही हैं। फिर वहाँ गाय चरने आया करती थी, तो वो करते थे, पानी पीने आया करती थी, पोखर था, गड्ढा था, और गड्ढा जहाँ होता है वहाँ नमी होती है, नमी में हरियाली आती है, तो वो घास वहाँ हरी हरी घास उगाई थी, बाकी सब उजड़ा हुआ और सूखा और बंजर जैसा इलाका था। तो खैर ये एक हकीकत निगारी का वाक़या था, हकीकत निगार होने की मिसाल थी। फिर वहाँ वो पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके राय साहब से गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ये होरी बात करता है वहाँ जाके, लेकिन राय साहब अपने दुखड़ा लेके बैठ जाते हैं वहाँ। सबको याद होगा कि ये हुआ और इतना मकरूज़ हुआ, मेरे अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये कर दिया और मेरे पैसे का ये नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। वो कोई फंक्शन कराने वाले हैं किसी मौके पर, और उसमें लोग आए हुए हैं, उसमें वहाँ से मेहताबी आए हैं, मालती आई है, और बैंक मैनेजर भी आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मिल मालिक भी एक हैं, वो आए हुए हैं, वो बैठे हैं। और वो फिर इसकी बात सुने बगैर थोड़ी देर बात कह के किसी ने आके ख़बर दी कि लोगों ने बेगार करने से इनकार कर दिया, तो वो नाराज़ हुए और तड़पते हुए गरजते हुए अंदर चले गए। ये बेचारा बैठा रहा। अब जाहिर है कि वहाँ देहात में ये कटसी तो नहीं है कि जब वो आ जाए तभी जाए, ये उठ के फिर उसने देखा कि ये तो खुद ही अपना दुखड़ा लेके बैठे हुए हैं, खुद परेशान है, तो शायद मेरी हसरत, मेरी जो ख्वाहिश है, जो गाय ख़रीदने के लिए मुझे इमदाद चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी, लिहाजा ये वहाँ से वापस चल दिया। अब वापस होते होते नेचुरल है कि दोपहर हो गई। अब जब दोपहर हो गई तो उन्होंने वहाँ का 3 ही लाइन में मंजर खींचा है कि धूप चारों तरफ धूप फैली हुई थी और दूर तक गुबार से धुंध तारी हो गई थी, धूल का गुबार था और ज़मीन कांपती हुई नज़र आ रही थी और दरख्तों ने अपने साए समेट लिए थे। तो वो सुबह का मंजर था, ये दोपहर का मंजर है। दोनों में वो हकीकत निगारी में कामयाब हैं, यथार्थ बयान करने में, जिससे कि वो देखते हैं वो बयान है। लेकिन चूँकि प्रेमचंद ये कह चुके हैं कि जब तक कोई नफ्सियाती गुत्थी या नफ्सियाती पेचीदगी मेरे हाथ नहीं लगती, जब तक कोई फ़लसफ़ियाना गुत्थी मेरे हाथ नहीं लगती, तब तक मैं कलम नहीं उठाता। तो उनका ये मंज़र भी यूं ही मंज़र बराए मंज़र नहीं है। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये धूल सिर्फ धूल नहीं है, गुबार सिर्फ गुबार नहीं है तपिश का,
बल्कि कुछ और भी है। तो अब देखिए ये क्या है, ये उसके अंदर की नफ्सियात है, नफ्सियाती गुत्थी जो उन्होंने कहा, साइकोलॉजी है, तो उसके अंदर की साइकोलॉजी है, उसके अंदर की फितरत है, उसके अंदर की कैफियत है, फीलिंग्स हैं उसके अंदर की। क्या फीलिंग्स हैं? सुबह को जब वो मदद के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं उसे हरियाली मिलेगी, कहीं ना कहीं उसे वो गड्ढा मिलेगा जहाँ गाय चरने आती है, चूँकि वो गाय के ही ख्वाहिश से जा रहा है लेने के लिए। कहीं ना कहीं उसको साया नज़र आएगा, बहुत सर पर अपने राय साहब का साया, उनके हाथ का साया, तो साए दरख्तों ने साए फैला दिए थे, यानी उसको महसूस होगा, ये उसके अंदर ऐसी कैफियत तारी हो जाएगी, लाशऊरी तौर पर ही ऐसी कैफियत तारी हो जाएगी कि दूर तक साया उनको नज़र आने लगेगा, और ऐसा महसूस होगा कि कुछ है, मेरे सर पर किसी का हाथ है। और वो गाय की मुनासबत से वहाँ बैठ भी गया है, थोड़ी देर के रुका भी है, हरियाली जहाँ है वहाँ थोड़ी देर बैठा है, तो वो बैठना, उसके कदम रुक जाना, गोया कि गाय की हसरत की शिद्दत और बढ़ गई है, और वहाँ उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, वो हरियाली है, शबनम के कतरे जमे हुए हैं, यानी सब कुछ अच्छा अच्छा है। लेकिन जब मायूस होकर लौटता है तो वही जगह है, वही मुकाम है, और रियल में भी यही होता है कि दोपहर का मंजर बदलता है, लेकिन उसकी कैफियत भी बदली है, अब उसके कोई सहारा नहीं है। तो वो साफ साफ लिखते हैं कि दरख्तों ने अपने साए समेट लिए थे। समेटना जो लफ्ज़ है वो इस बात की दलील है कि कुछ ना कुछ और भी कहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं उसके अलावा भी वो कहना चाहते हैं। तो दाए समेट लिए थे, यानी राय साहब से अब शेल्टर नहीं मिल रहा है उनको किसी तरह का। दूसरी बात ये कि गुबार है, यानी अब उसके आगे अंधेरा है, उसके आगे धुंध है, अब वो नहीं कर सकता, वो ज़मीन कांप रही है। ये उसका ये एहसास है कि राय साहब जिस तरह तड़पते हुए गए हैं, और जो इसकी उम्मीद टूटी है, और जिस तरह वो बेगार करवाना चाहते हैं मज़दूरों से, वो ज़मीन कांपने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मंजर हैं, जो सिर्फ 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के मंजर हैं, उनको भी अब हमारा बाहैसियत नक़ाद ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको देखें और समझें कि प्रेमचंद ने आखिर ये सब जो लिखा है वो सिर्फ हकीकत बयानिया नहीं है, उनका सादा बयानिया नहीं है, और वो इस तरह के राइटर नहीं है, वो बहुत गहरे राइटर थे। जैसे मार्टरलिंक के नावल का, बेल्जियम का वो राइटर है, और उसके मैंने हवाला दिया ड्रामे का, उन्होंने तर्जुमा किया। तर्जुमा तो वही आदमी करेगा जो अदब पसंद करता हो वो, और जो उसको अच्छा लगा हो, जिस तरह के सिम्बल्स उसमें थे, जिस तरह के मेटाफर्स उसमें थे, जिस तरह का आर्ट उसमें था, फ़न उसमें था, जब वो अच्छा लगेगा तभी ज़ाहिर लिखेगा। प्रेमचंद ने तो खैर बहुत कमाल किया है। आप देखिए कि जब कमलेश्वर लिखते हैं और वो कुछ भी लिख रहे हों, वो तीसरा आदमी ही क्यों ना लिख रहे हों, जबकि तीसरे आदमी में सिर्फ 3 जो ट्रायंगल होता है, लव की स्टोरी है, लेकिन वो भी प्रेमचंद के यहाँ मिलेगी। यशपाल ने जो लिखा वो भी, अब उन्होंने झूठा सच लिखा या मनुष्य के रूप लिखा, तो मनुष्य के रूप में जिस तरह से वो पहाड़ी औरत जाती है और वो लोगों को देखती है, लोगों से मिलती है, तो वो सब क्या है, वो सब प्रेमचंद के ही बताए हुए रास्ते पर चलने का एक नमूना है। उसकी उन्हीं के रास्ते पर वो चले हैं प्रेमचंद। और उन्होंने उर्दू में तो खैर बेशुमार, उन्होंने, अब देखिए कफन जो है अफसाना, वो उर्दू में ही लिखा गया पहली बार, फिर हिंदी में भी छपा। अब उनके लिए उर्दू हिंदी का कोई अलग मसला नहीं था, वो जहाँ छप जाए और जहाँ ज़्यादा लोग पढ़ लें और जहाँ ज़्यादा कुछ अच्छा उनको फ़ायदा नज़र आए तो वो छपवाते थे। ज़ाहिर है कि दोनों तरह के कारी थे, और पहले उस ज़माने में तो उर्दू हिंदी दोनों ही पढ़ लेते थे, तो जो हिंदी वाले थे वो भी उर्दू पढ़ लेते थे। लेकिन जो कफन लिखा, अब कफन के बारे में भी अगर उनके आर्ट पे हम बात करें, उनके उस पर तो बहुत बात करते हैं मौज़ूआत पर, और मौज़ूआत पर क्या बात की जाएगी, यही कि गरीबों के हमदर्द थे, और चिमटा जब वो लेके आता है बच्चा, तो देखिए वो काम की चीज़ लेके आया है, वो भी मार्क्सिज्म से एक तरह से मुतासिर अफसाना है, और उसने माँ के लिए, अपनी दादी के लिए जो दिया, उसके हाथ जलने से बचेंगे, तो वो सब तो बातें बहुत ही हुई हैं। और उनके यहाँ सिंबल भी हुए हैं, उनके यहाँ गांठ का काटना, जो नजात उनका अफसाना है, जो सदगत के नाम से हिंदी में छपा है, उसमें जिस तरह से वो गांठ, लकड़ी की जो मोटी गांठ है, उसको वो मज़दूर अपने कुल्हाड़े से काट रहा है, तो वो भी सिंबल बनाया है लोगों ने। सिंबल तो है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप गौर करेंगे तो प्रेमचंद के यहाँ गहराई बहुत है। और मैं तो ये कहूँगा, बल्कि आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा ये कहने की, कि प्रेमचंद आसान अफसाना निगार नहीं है। प्रेमचंद के साथ अगर कोई ये कहता है कि प्रेमचंद की तरह आसान अफसाने लिखिए, प्रेमचंद बहुत आसानी से लिखते थे, उसको औरतें भी पढ़ लेती थीं और मर्द भी पढ़ लेते थे, और आज तक पढ़े जा रहे हैं और हर तबका पढ़ता है, तो वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। उनका फ़न बहुत गहरा था, बहुत टफ राइटर थे, बहुत मुश्किल राइटर थे। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये था, जो हर बड़े अदब का कमाल होता है, सबसे बड़ा कमाल ये था
कि वो हर तबके की तस्कीन हो जाती थी उससे। यानी हम अपने लेवल पर समझ रहे हैं, आप अपने लेवल पर समझ रहे हैं। एक फ़िलासफ़र पढ़ रहा है तो वो अपने लेवल पर पहुंचेगा वहाँ तक, और एक आम आदमी पढ़ रहा है जो कि दूसरे कारोबार में है लगा हुआ, या बैंक मैनेजर है, या कोई भी है, किसी भी डिसिप्लिन का आदमी है, वो पढ़ रहा है तो वो अपने हिसाब से समझेगा। उसमें मानों की, इसे कहते हैं मीनिंग्स की लेयर्स, जो उनके यहाँ मानों की तहें थीं, वो इस बात पे अब राज़ी करती थी कारी को कि ये तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमसे ये समझे। दूसरा आदमी वहाँ गहराई में भी पहुँचता था। अब जैसा कफ़न है, उस पर लोग एतराज़ात भी आजकल कुछ करते हैं, लेकिन वो एतराज़ की बात नहीं है। कफ़न में ये मसला तो है कि उसमें होरी, ये जो है घेसू और माधव, ये दोनों को उन्होंने किस नज़र से देखा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या वो उनकी खामियों को, उनकी बुराइयों को सिर्फ बताना चाहते थे कि वो काहिल हैं, वो शराबी हैं, और वो अपनी बहू और अपनी बीवी, यानी एक की बहू और एक की बीवी, दोनों के मरने के बाद जो कफ़न का पैसा चंदे से उन्होंने हासिल किया था, उसको बजाय इसके कि उसका कफ़न दें, और वो ऐसा गलत काम करते हैं कि उससे शराब भी पी जाते हैं और भांग की पकौड़ियाँ भी खाते हैं और लुढ़क के बेहोश होकर पड़ जाते हैं, और अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लेते हैं कि उन्हें कोई ना कोई कफ़न देगा, और ये है कि पैसे नहीं देंगे लेकिन कफ़न देगा। तो अब ये है कि उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। इसमें औरत का तो बहुत अच्छा है कि भाई औरत को उन्होंने मज़लूम दिखाया है कि उस ज़माने की औरत का क्या हासिल होता था, और वो सिंबॉलिक भी कह सकते हैं आप। लेकिन इसमें पेचीदगियाँ बहुत हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि चूँकि वो काहिल थे इसलिए उनकी हालत ख़राब थी, वो हालत उनकी आसूदा नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, और वो भून भान के अपने आलू से पेट भर रहे हैं, और इतने भूखे हैं कि गरम गरम आलू मुंह में ले लेते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे ह्यूमर भी है, इसे ब्लैक ह्यूमर भी कहते हैं। ब्लैक ह्यूमर कहते हैं कि बात तो बड़ी गमगीन है, रंजीदा है, संजीदा है, लेकिन उसको बयान इस तरह किया है कि उसमें थोड़े थोड़े हंसने के मौके भी मिल गए हैं। बल्कि जब वो शराब पी के लुढ़कते हैं तब भी हंसी आती है जब वो गाते हुए आखिर में। तो बहरहाल, लेकिन ये कि वो ब्लैक ह्यूमर है। अब वहाँ पे होता ये है कि फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये कमाते नहीं थे, और ये इसलिए काम नहीं करते थे, इसलिए ये गरीब थे। तो ये इसकी बात, एक बात और ज़ाहिर होती है, इसका सबूत भी उन्होंने उसी कहानी में दे दिया है, बल्कि उसी घर में दे दिया है कि देखिए, आप ही के घर में आप ही की बहू और आप ही की बीवी जब मेहनत करती है तो घर फारिकुल बाल हो जाता है, घर में खुशहाली आ जाती है, और घर में सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये उन्हीं के घर में दिखा दिया गया है। और वो क्यों दिखाया है? इसलिए कि उन्हें घेसू और माधव से कोई, उनका नुक्ता नज़र ऐसा नहीं था कि उनको वो अच्छा किरदार नहीं समझते थे, उनको काबिल रहम समझते थे, और उनकी इस्लाह की, कि उनकी तरक्की हो, उसकी बेपनाह उन्हें ख्वाहिश थी। इसीलिए उन्होंने उनके ही घर में दिखाया, उनको आईना दिखाया कि देखो, समाज बुरा है, सामंती तरीक़ेकार है, ज़मींदाराना निज़ाम है, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप अपने घर में ही अगर देख लें तो आपकी बहू और आपकी बीवी जो काम करके आपके घर के हालत को ठीक कर रही है, आपका पेट भर रही है, तो इससे ये साबित होता है कि मेहनत बहरहाल आपको करना ज़रूरी है। तो उसको वो आईना दिखा रहे हैं, उन किरदारों को। आईना कब दिखाते हैं? देखिए, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का कौल है, और ये सभी लोग इसको तस्लीम करते हैं कि बेहतरीन दोस्त वो है, बेहतरीन खैर ख्वाह, उसकी अच्छाई चाहने वाला वो शख्स है जो उसके ऐबों से उसको आगाह करे, उसके जो बुराइयां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उनको दिखाए, जताए, ये फिक्र ना करे कि मुझे बुरा मानेगा या अच्छा मानेगा। तो अब ये बेहतरीन दोस्त कौन हुए? प्रेमचंद हुए। किसके? घेसू और माधव के। चूँकि उनको ऐसा आईना दिखा रहे हैं कि जिसके ज़रिए से ये पता चल रहा है कि तुम्हारे ही घर में एक ने मेहनत की तो अच्छी हालत हो गई, तो तुम भी मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें सिला ज़रूर मिलेगा। तो अब इसमें पेचीदगियाँ यही हैं कि एतराज़ात यही करते हैं लोग कि भाई, जब वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो मेहनत करते थे वही कौन सा खाते थे, अच्छे हालत में रहते थे, इसलिए इनका ऐसा हो जाना ठीक था। तो ये भी ठीक बात है, गलत तो नहीं है ये। और ये भी ठीक है कि मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ उससे बेहतर मिलेगा। ये भी ठीक है कि उन्होंने, उनकी ऐसी ख्वाहिश थी, इतने दिन से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया था कि वो कफ़न बेच के खाने से ही उस शिद्दत को उभार सकते थे। वो बुराई नहीं है, वो उनकी लाचारी भी बना दी गई, उनकी मजबूरी भी बना दी गई। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अदब में एक चीज़ पर ज़रा हो सकता है डिबेट हो सके इस पर, और इस पर सब लोग इत्तफाक़ न करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आला अदब होता है, जो बड़ा अदब होता है, उसमें कोई विलन नहीं होता।
अब ये बात बड़ी नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हमेशा राइटर्स ने विलन पैदा किए हैं और उनको सामने रखा है, अच्छाई और बुराई दो चीज़ों को अलग अलग रखा है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो बड़े हमारे इपिक्स हैं, जो अजीम अदब है, उसको आप अगर ज़रा गौर से देखें तो मिसाल के तौर पर अब महाभारत देखते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान का महाभारत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इपिक माना जाता है, इसको सब तस्लीम करते हैं। महाभारत में फिल्म को मत देखिए, जो टीवी सीरियल है, जो महाभारत को पढ़िए, उसमें हर एक चीज़ का जवाज़ है, जस्टिफिकेशन है। अगर वो जो अंधा जिसकी आंखें नहीं हैं उसको बादशाहत नहीं मिली तो ठीक है कि क्योंकि वो नहीं कर सकता था, राजा नहीं बन सकता था, लेकिन उसका इंतकाम लेना भी जायज़ है, चूँकि बड़ा वही था तो उसका जस्टिफिकेशन उसके लिए दे दिया गया है, इसकी औलाद को भी दे दिया गया है। भीष्म पितामह किसके साथ जाते हैं, वो उधर जाते हैं तो गलत कर रहे हैं, या अर्जुन के साथ आएंगे तो सही करेंगे, बड़ी बहुत मुश्किल फ़ैसला है ये कि क्या सही है। गुरु उनके, अर्जुन के गुरु, वो अपना वो निभाते हैं धर्म, तो वो किधर जाते हैं, उधर जाते हैं। अब इसमें कौन गलत है, कौन सही है? गुरु गलत है, अश्वत्थामा गलत है, या अर्जुन सही हैं, अर्जुन तीर मारते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कृष्ण सही हैं, कृष्ण उपदेश देते हैं और वही उपदेश गीता है। तो अब ये फैसला करना बड़े अदब में एकदम से कि नहीं ये हर काम गलत कर रहा है, नहीं, उसका जस्टिफिकेशन राइटर को देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेमचंद जैसा राइटर हर किरदार के अंदर दाखिल हो जाता था और उस किरदार से मोहब्बत करके उसके बारे में लिखता था। तो उनके यहाँ जो जितने विलन हैं, इसमें जैसे घेसु और माधव को ही देख लीजिए कि अगर ये खा रहे हैं पी रहे हैं तो इनके अंदर भी घुसे हैं प्रेमचंद, इनकी तकलीफ़ को भी बर्दाश्त किया है और इनकी तकलीफ़ों को बयान भी किया है, और ये भी कहा है कि भाई इस ऐसी सूरत में, ऐसे निज़ाम में तो ऐसा हो जाना बेहतर ही था, ऐसे ही था। और ये भूखे भी दिखाया गया है इनको, बरसों पहले एक शादी का, ठाकुर की शादी में जो कहा था वो खाना याद आता है, तो इनके अंदर दाखिल हो गए। और ये बुधिया के अंदर भी दाखिल हो गए हैं जो वो मर गई है, क्योंकि उसका कर्ब उन्होंने महसूस किया है, उसका कमाना भी महसूस किया है, और वो उसको देखिए शुरू में ही मार दिया। लेकिन ये फनकारी थी उनकी कि पूरी कहानी पर वही छाई रही है। कहीं भी ज़रा भूलने को आदमी, कारी जब जो रीडर है, जो पाठक है, भूलने लगता है तो फ़ौरन प्रेमचंद एक जुमला लिखते हैं कि उसका वो कफन के लिए पैसा चंदा कर रहे हैं। और देखिए ज़मींदार का कहते हैं कि साहब वो ज़मींदार बड़ा जालिम होता है, और ज़ाहिर है सभी कहते हैं प्रेमचंद के यहाँ के ज़मींदार और ख़ास तौर से अलग तबके के लोग जो थे, जैसे कि पंडित हैं या महाजन हैं जो ये सूद वगैरह लेते थे और ये जो काम करते हैं, इनको अच्छी नज़र से हमारे नाक़दीन तो यही बताते हैं, हमारे क्रिटिक्स, कि अच्छी नज़र से नहीं देखते थे प्रेमचंद, हमेशा क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन अगर गौर करें तो माहौल के लिहाज से क्रिटिसाइज़ करते थे। उस वक्त वो तबके को पूरा क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। अगर आप बहुत माइन्यूटली उसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि वो तबके को वो नहीं कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि अमल कौन सा अच्छा है और अमल कौन सा बुरा है और कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसकी मिसाल अगर आप देखें तो अब आप पढ़िए अमावस की रात। अमावस की रात में पंडित हैं, उनका शिवदत्त शायद नाम है, एग्जैक्टली मुझे हो सकता है इस वक्त नाम हो जाए ना, वो पंडित जी हैं और वो उस ज़माने में है 1857 के ज़माने में, और ज़माने में जो तबाही आई थी और राजा और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए थे, अंग्रेज़ों का आना हो गया था। तो उस ज़माने में उनके आबा अजदाद उस ज़माने में थे, तो उन ज़माने में वो सूद का काम किया करते थे और राजाओं को उधार, कर्ज, सूद पर पैसे, ब्याज पर पैसे दिया करते थे। तो अब जाहिर है कि अब उनकी हालत वो अच्छी नहीं रही। तो एक तो वो पंडित, तो अगर कोई ये कहे कि साहब आला तबके के तो ख़िलाफ़ ही थे प्रेमचंद, और वो हमेशा ही जो पुरोहित और वो होते थे तो उनके ख़िलाफ़ ही लिखते थे, तो उनके ख़िलाफ़ नहीं लिखते थे, वो उस तबके के ख़िलाफ़ नहीं लिखते थे, वो उस अमल के ख़िलाफ़ लिखते थे। वो हवन के नाम पर लूट रहे हैं लोग, या कुछ और कर रहे हैं, या कोई मर गया है उसके नाम पर वो कर रहे हैं, या छूछात बरत रहे हैं, छुआछात बरत रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को पकड़ते थे सिर्फ। अब इसमें देखिए उसके साथ पूरी हमदर्दी है इन्हें, शिवदत्त के साथ पूरी हमदर्दी है, और वो परेशान है, उसकी बीवी बीमार है, वो कुछ पैसे वो दवा लेने जाता है, दवा चाहता है, और वो अपनी हुंडियाँ ढूंढ रहा है जो हज़ारों रुपए की हैं वहाँ, और वो उसके पैसा नहीं है, वो बेमानी है बिल्कुल, उसके लिए वो कागज़ के टुकड़े हैं। तो वो एक उनके यहाँ जाता है, पंडित जी के यहाँ जाता है, उसके माफ़ कीजिएगा, जो वैद्य जी हैं उनके यहाँ जाता है। अब वैद्य को तो हमेशा अच्छा दिखाना चाहिए, वैद्य का तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, डॉक्टर को तो भगवान ही कहा जाता है, तो उनके यहाँ जाता है। लेकिन वो इश्तिहारबाजी में ज़्यादा अपना वक्त लगाते हैं, पैसा कमाने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, और मरीज़ों से हमदर्दी कम रखते हैं।
गरीबों से, मरीज़ों से हमदर्दी कम रखते हैं, दवाओं पर कम और इश्तिहार पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये वैद्य को, तबके को नहीं, वो उस अमल को बुरा कह रहे हैं, उस एक्शन को, उस एक्ट को बुरा कर रहे हैं, बता रहे हैं। और वो बहरहाल दवा नहीं देते हैं, वो कहते हैं पैसे लाइए, जब होगा तो ये वापस चले आते हैं। उसके बाद से रात को इनको ख्याल आया कि अब क्या किया जाए, दिवाली का दिन है, और दिवाली है देखिए, अब दिवाली में अमावस की रात होती है, अंधेरी रात होती है, दिए जलते हैं, रोशनी होती है, ये सब सिंबॉलिक है, और लक्ष्मी पूजा होती है। तो लक्ष्मी का ही पूरा अफसाना है, इसमें पैसा ही पूरा मसला है, प्रॉब्लम ही पैसा है। तो कैसा अच्छा दिन चुना उन्होंने, अंधेरी रात भी है, कुछ नज़र नहीं आता, और वो भी दिवाली है, चारों तरफ लोग दिए भी जला रहे हैं। ये इनके हाथ दिए जलाने के भी पैसे नहीं, और बीवी बहुत बीमार है। अब खैर इनको कुछ हुंडियाँ मिली, तो अब ये रिएक्ट होकर उसमें से जो कागजात हैं उनको जला रहे हैं, और गोया कि जैसे दिए जलाते हैं, एक कागज़ जलाया, दूसरा कागज़ जलाया, जो हज़ारों रुपए की थी, इस उम्मीद पर कि अब कुछ नहीं मिलेगा, ये कागज़ के टुकड़े हैं, उनको जला रहे हैं। अब उसी जलाने के बाद उनको नज़र आता है एक मंज़र कि कुछ हंडा, जैसे बारात आती है इस तरह से कुछ लोग चले आ रहे हैं इनके घर के करीब, और घर के पास आके देखा तो एक शहज़ादा है, राजकुमार है, और वो हाथी पे आया है, और वो नीचे उतरता है, और उतर के इनको बुलाता है। ये जाते हैं मिलने, इनसे कहता है कि मेरे बुज़ुर्गों ने आपसे, आपके बुज़ुर्गों से इतना कर्ज़ लिया था, और मैं उनके श्राद्ध के लिए जा रहा हूँ, और ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो मैं आपका कर्ज़ उतारना चाहता हूँ, आप वो कागजात निकाल लाइए। अब देखिए कैसा फ़नकार है कि ऐसी जगह उसने वाक़या दिया कि धक से हमारा पाठकों का दिल भी रहता है कि अरे वो कागज़ तो जल गए होंगे, ये कागज़ मांग रहे हैं। अभी वो कागज़ जला रहे थे, प्रेमचंद कागज़ जलाते हुए यूँ ही नहीं दिखाते, ज़रूर उसका कोई मकसद होगा, तो वो जल गए होंगे, लेकिन वो जलते नहीं हैं। अब प्रेमचंद ने यहाँ दूसरा काम लिया था, सिर्फ क्यूरियोसिटी और उसको इन्वॉल्व करने के फनकारी दिखाई थी कारी को, रीडर को। तो वो जाते हैं, वो मिल जाते हैं कागज़। जब वो कागज़ मिल गए तो वो देता है, वो 75,000 रुपये या जो भी उनका कर्ज था वो उसको पैसे दे देते हैं। उसके बाद वो लेके आ जाता है। जब घर लौटता है तो वो देखता है उसकी बीवी मर गई। अब ये सिचुएशन देखिए, ये आर्ट यही है कि कौन सा वाक़या हमें किस वाक़े के, प्लॉट इसी को कहते हैं, वाक़यात की तरतीब को प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट के वो बड़े माहिर थे। प्लॉट का मतलब है पहला वाक़या कौन सा रखें, उसके बाद कौन सा वाक़या लाएं, फिर हम उस वाक़े को रोक लें, फिर कब उसको दिखाना है, और उसके बाद तीसरा वाक़या कब हो, चौथा, पाँचवा, छठा, और आखिर कहाँ हो। तो ये दिखाया उन्होंने। अब देखिए श्राद्ध करना, कहते हैं ना कि पूजा पाठ ये वो सबके वो खिलाफ थे, और श्राद्ध में खर्च करना ये नहीं। अब श्राद्ध करने के लिए गया, और कौन गया, राजकुमार। राजकुमार को क्या दिखाते हैं, सामंतवादी, और वो क्या, वो इतना ईमानदार है, और मज़हब के नाम पर ईमानदार हुआ है, जो कहते हैं मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। और उन्हें तो अब यहाँ देखिए, आप सोचिए, गौर कीजिए कि मज़हब की वजह से पैसा देने आया है वो, श्राद्ध की वजह से, क्योंकि उसको यकीन है कि उसकी रूह को, उनके बाप की रूह को शांति मिलेगी, बाप दादा की रूह को। तो वो श्राद्ध करने जा रहा है, पैसा मिल जाता है इनको। तो ये चीज़ें जो हम लिए बैठे हैं, हमारे नाक़दीन, हमारे क्रिटिक, हमारे आलोचक जो लिए बैठे हैं, उसको हम कैसे सारे लोगों को तस्लीम कर लें, जबकि बयान उनका, प्रेमचंद का कुछ और है, प्रेमचंद काम कुछ और कर रहे हैं। प्रेमचंद ट्रांसलेशन जिन चीज़ों को कर रहे हैं वो अलग है, प्रेमचंद जिनको पसंद कर रहे हैं, टॉलस्टॉय वगैरह को, उनका अदब अलग है। तो कैसे हम सिर्फ कहें कि उनका सादा बयान यहाँ है और सादा लिखी है, सादा, उनके यहाँ गहराई है और सबके लिए वो काबिल कबूल है। और जबकि ये बहुत शुरू की कहानी है उनकी, अमावस की रात। अब वो जाते हैं वैद्य के पास, वैद्य जी के पास। अब वैद्य जी के पास जब जाते हैं तो सारे पैसे उनके पास पटक देते हैं, कहते हैं कि ये पैसे हैं, आपकी फ़ीस है, और आप सब पैसे आप ले लीजिए, लेकिन बस एक बार मेरी बीवी ऐसी हो जाए कि वो बोल जाए और मुस्कुरा दे, यानी वो ज़िंदा हो जाए, ऐसा कर दीजिए, वो मर गई है। अब जाहिर है कि उनको बहुत बड़ा सटायर है, ये बहुत बड़ा तंज़ है वैद्य के प्रोफेशन पर। अब उनको भी महसूस होता है वैद्य जी को कि ये तो मैंने कुछ गलत किया है, और वो दिल से इसको कबूल कर लेते हैं, और उनका कायाकल्प हो जाता है। और वो फिर बाद में ये लिखा है कि वो चीज़ जो है वो ये करते रहे कि फिर उन्होंने अपने रवैये को बदल दिया। फिर वो इश्तिहारात पर इतना ज़ोर नहीं देने लगे, और वो ठीक से, जैसे कि एक वैद्य को, एक डॉक्टर को काम करना चाहिए, उस तरह का करने लगे, और ये मायूस होकर वापस आ जाते हैं। तो इसमें वो जो हम लोगों ने बना रखा है पहले से एक फार्मूला कि साहब ये अगर कोई आला ज़ात का है, पूजा पाठ वाला है, कोई मजहबी है, कोई पंडित है, कोई साहूकार है, यानी एक साहूकार को भी उसको दो उस पर तो वो हुए, एक तो वो ज़ात उसकी जिसके लिए कहा जाता है कि प्रेमचंद उससे खफा रहते थे या उनकी चीज़ों को, बुराइयों को ही दिखाते थे सिर्फ। दूसरा वो प्रोफेशन, सूद लेने वाला प्रोफेशन का आदमी है वो, और कोई काम नहीं है उसका सिर्फ सूद देना काम है। तो वो महाजन है,
सूदखोर है जैसा कहना चाहिए, उसको, उसके किरदार को दिखाया है, इसके साथ कितनी हमदर्दी। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी बात इसमें फ़िलासफ़िकल जो बात है, जिसको कि लोग ये कहते हैं कि उनके यहाँ, उन्होंने ख़ुद लिखा है कि कोई फ़लसफ़ियाना गुत्थी, यानी कोई फ़िलासफ़िकल कोई गुत्थी मेरे हाथ नहीं लगती तब तक मैं अफ़साना नहीं लिखता, कलम नहीं उठाता। तो अब देखिए, इसमें मनी है। व्हाट इज़ मनी? इट्सेल्फ मनी की कोई वैल्यू है? बहुत वैल्यू कहते हैं मनी की है। मनी होती तो वो जान बच जाती, लेकिन मनी तो है फिर उसके पास, फिर जान नहीं बच रही है। तो वक्त की अहमियत है। मनी जो है वो कुछ नहीं है। वक्त पर कोई भी चीज़, एक ज़र्रा भी वक्त पर अगर आपके काम का है तो वो करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा है। और मनी अगर वक्त पर नहीं है तो वो करोड़ों अरबों रुपया भी आपके लिए मिट्टी है, कागज़ है। तो अब वो मनी है तो आप आ गई, लेकिन मनी की क्या अहमियत रही? यानी मनी इटसेल्फ ज़ीरो। मनी अपने आप में कुछ नहीं है। मनी सिर्फ मीडियम है, सिर्फ ज़रिया है। तो मनी को किस तरह से उन्होंने फ़िलासफ़िकल अंदाज में ये दिखाया कि मनी अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि मनी सिर्फ और महज एक ज़रिया है हर चीज़ के हासिल करने का, और बग़ैर उसके भी हो जाती है। इज़्ज़त है, ज़रूरी नहीं मनी से हासिल हो भी सकती है। तो और हाँ, कहने का मतलब ये था कि वो हर किरदार के अंदर दाखिल जब तक आप नहीं होंगे तो आप अपने किरदारों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े उसमें भी देखिए, रावण जो था रामायण में, उससे रामचंद्र जी कहते हैं आखिर में कि देखो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। ये लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ तुम इससे कुछ ज्ञान ले लो, इस वक्त ये मर रहा है, फिर ऐसा ज्ञानी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो उसका ज्ञान अपनी जगह, फिर उसका भी जवाज़ कि उसकी बहन के चूँकि ये ऐसा हो गया था, उसको भी बदला लेना था, फिर इनका भी जवाज़ कि इनका भी सही अमल था। तो सबका अपना अपना जस्टिफिकेशन है उसमें। और जब वो लक्ष्मण जाते हैं और उनके कान में जाके उससे पूछते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान दो, मुझे बताओ, तो मर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहता, वो बताता ही नहीं है। अब लगता है क्यों नहीं बता रहा है ये, तो जब यानी बुरा आदमी है। जब वो रामचंद्र जी के पास आते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि साहब वो तो बड़े मगरूर है वो, और उसने कुछ नहीं बताया। बोले तुम कहाँ गए थे? बोले मैंने उसके सराहने जाके और उसके कान में पूछा था। बोले तुम शिष्य की हैसियत से गए थे ना, तुम कुछ सीखने गए थे ना, कुछ हासिल करने गए थे ना ज्ञान, तो तुम्हें चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए था। अगर तुम चरणों की तरफ खड़े होते तभी वो कुछ बताता। तो अब हर किरदार के अंदर जो है, बड़े राइटर्स के यहाँ, एपिक्स के यहाँ जो है, हर किरदार को परखते हैं, उसकी बुराइयाँ भी, जितनी बुराइयाँ हैं वो भी, और जो उसके जो तो बुराइयाँ होने की वजह हैं, तो वजह की तलाश भी होती है उनको कि वजह क्या है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, कोई डाकू बना तो क्यों बना, और उसका जस्टिफिकेशन उनको ढूंढना होता है। हर किरदार के अंदर दाखिल होकर उसका महसूस करना, उसका करना, ये प्रेमचंद का बड़ा फ़न था। और फ़नकार तो थे ही। अब जाहिर है कि हमारे यहाँ अगर मोहन राकेश, चूँकि शहरी ज़िंदगी पर भी उन्होंने बहुत लिखा है और ड्रामे भी उनके हैं, उन्होंने आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे तो बिल्कुल शहर की ज़िंदगी पर, और तीसरे आदमी का जो मसला था नई कहानी का वही है, या लहरों के राजहंस। लेकिन प्रेमचंद के बग़ैर, यानी जब पहली बुनियाद न रखी जाती, पहली ईंट किसी इमारत की न रखी जाती, तो इतनी आलीशान इमारतें जो हमारे यहाँ बाद में बनी, जो मोहन राकेश ने बनाई। अब देखिए उसके अंधेरे बंद कमरे जो नावल लिखा, उसमें जिस तरह की जुज़ियात है, जिस तरह की नफ्सियात को पेश किया गया है, वो सारी प्रेमचंद के यहाँ मिल जाएगी। अब ज़ाहिर है इसे एक गुफ्तगू में प्रेमचंद की सारी खूबियों को और सारी नफ्सियात को हवाला देकर ज़बानी, वो इस वक्त ज़रा मुश्किल है, और वक्त भी शायद अब 45 मिनट हो गए हैं, तो ये मुश्किल है। लेकिन बहरहाल उन प्रेमचंद से ये तो कहा जा सकता है कि प्रेमचंद को हमें दोबारा से पढ़ना चाहिए। और सबसे दरख्वास्त की जा सकती है आपके प्लेटफॉर्म से कि जो हमारे आलोचक हैं उनको ज़रा प्रेमचंद को गहराई से देखना चाहिए, और जो अब तक बातें कही गई हैं वो सब सच है, उसके अलावा आप कुछ देखना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि प्रेमचंद के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था, ख़ास तौर से आर्ट के मामले में, वो नहीं हुआ। बल्कि ज़्यादातर आलोचक ये कहते रहे कि अरे भाई ये क्या है, निर्मल वर्मा, उन्होंने परिंदे लिखा, परिंदे में जिस तरह का किरदार है और परिंदे के जिस तरह से जुजियात है और जिस तरह से उसके सिंबल्स बन रहे हैं, तो क्या वो गौदान का वो समंज़र से नहीं मिलता है? लेकिन कहा कलावादी है, तो ये बहुत आसान था ये कह देना कि ये कलावादी है। कला कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कला की ज़्यादती, कला का कहीं पे तनासुब बिगड़ जाना, बैलेंस बिगड़ जाना, वो ख़राब बनाता है। वो तो राइटर के ऊपर है, कला इटसेल्फ कोई ख़राब नहीं है। तो कलावादी कह देना
उन्हें कलावादी की हैसियत से अगर आप प्रेमचंद को देखेंगे तो इनसे भी बड़े कला उनके यहाँ मिलेगी, इनसे भी बड़ा आर्ट उनके यहाँ मिलेगा। उन्होंने शहर की ज़िंदगी को भी कमाल है। लोग कहते हैं कि शहर की ज़िंदगी में वो नाकाम रहे। अरे भाई, मालती और उसमें जो उसमें है गोदान में, उनका उनकी नफ्सियात देखिए ज़रा। और उन दोनों का बिल्कुल ऐसी शहर की ज़िंदगी पर बाद में किसी ने लिखा? मेहता और डॉक्टर मेहता और वो जो मालती के वाक़यात हैं, उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो जिस तरह से बेबाकी है और इस तरह से वो उनके डायलॉग हैं, उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो सोच है, क्या बाद वालों वहाँ तक पहुँच पाए? क्या कोई लिख सकता है शहर की ज़िंदगी पर इतनी बारीकी से? ये और भी कहानी है, मिस पद्मा है और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शहर की ज़िंदगी पर उन्होंने लिखी। उसमें किस गहराई के साथ उन्होंने उसको पकड़ा है। हाँ, हमारे बहुत से लोग गाँव के थे, देहात के थे, तो उन्हें वो देहात की कहानी ज़्यादा अपनी सी लगती थी, या जो देहात के नहीं थे उन्हें वो अजनबी सी लगती थी और ऐसा लगता था कि अरे ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ऐसी ज़िंदगी दिखाई गई है, तो इसलिए उस पर तवज्जो ज़्यादा दी गई। लेकिन वो राइटर बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो शहर की ज़िंदगी में नाकाम है और गाँव की ज़िंदगी में कामयाब है। हाँ, ज़िंदगी के शेड्स अलग होंगे, स्टाइल अलग होगा, बातें अलग होंगी, उनकी साइकी अलग होगी। अब देखिए गोदान का तो जितनी बात की जाए, मैदान अमल है, गोदान है, इनका तो खैर कमाल के नावल हैं। तो अब वो जो जब उनके यहाँ राय साहब के यहाँ पहले ही सीन में जब हुर्री वापस आ जाता है तो वो लोग शिकार पर निकलते हैं। ये सब लोगों को वो वाक़या है। और वो शिकार क्या है? उसमें शिकार में जो हुआ है, यानी वो कुछ लोग तो कर्ज़ की बात कर रहे हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं, मिल मालिक चाहता है मुझे कर्ज़ मिल जाए, राय साहब चाहते हैं मुझे मिल जाए, कुछ मिल मालिक अपनी मिल के बारे में बात करता है। एक साहब जो है वो अपना निकल जाते हैं कहीं और वो शिकार करते करते कहीं पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक हिरन मारते हैं और अपने कंधे पे पहलवान है वो, कंधे पर लेकर हिरन को और वो नाला पार करते हैं, फिर वहाँ पकवाते हैं, खाते हैं, ये करते हैं। और ये जो मालती और ये एक तरफ अलग निकल जाते हैं, दोनों सब लोगों से अलग जुदा होकर और अकेले जाके वहाँ बैठते हैं, वहाँ कुछ पकवाते हैं, उसके यहाँ किसी गांव के आदमी को खाते थे। अब ये क्या फोर शेडोइंग नहीं है? अब देखिए, मिस मालती का और उन दोनों का इश्क होना था, दोनों को अलग इसीलिए भटकाया। बैंक का मसला था, मिलों का मसला आना था, पहलवान साहब जो थे जो हिरन को कंधे पर रखकर और पार कर लेते हैं, उनको कुश्तियाँ लड़वानी थी पूरे नावल में। तो आखिर में नावल में जो होना था वो एक ही सीन में, छोटे से सीन में उन्होंने जो होना था उसके इशारे किए थे, उसके क्लू दिए थे, उसकी फ़ज़ा बनाई थी, उसके लिए ज़मीन हमवार की थी उस पूरी कहानी के लिए। तो वो पूरा एक जो उसका शिकार का मंज़र है, वो पूरा मंज़र फैल जाता है पूरे नावल पर। और आखिर में वही जो उनकी आदतें दिखा दी, जो उनकी खसलतें दिखा दी, जो उनके यहाँ जो डायलॉग में बातें आ गईं, वही पूरे नावल में होना है। उन्हीं को आगे बढ़ना है, उन्हीं की शाखें निकलना है, वही दरख्त बनना है, वही उसी से फूल पत्ते निकलने हैं उनसे। तो इतना बड़ा आर्टिस्ट, और उसके साथ में फिर ये आज के दिन 31 जुलाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद के साथ ज़रा सा इंसाफ करना चाहिए, आलोचकों को इंसाफ करना चाहिए और उन पर दोबारा से बैठकर इस नज़र से कि उनके यहाँ मेटाफर भी हैं, उनके यहाँ सिंबल भी है, एब्सर्डिटी भी है और एब्स्ट्रैक्शन भी है, लेकिन फनकारी के साथ है तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है और हमारे लिए काबिल कबूल भी हो जाता है। और हम हिंदी वाले हों या उर्दू वाले हों, उर्दू में भी यही हुआ, चाहे सुन प्रकाश हैं, बलराज मेहरा हैं, उन्होंने सिंबॉलिक कहानियाँ लिखी। खुद बेदी के यहाँ जिस तरह की नफ्सियात है, कहा जाता है बेदी नफ्सियात का बादशाह है, तो वही नफ्सियात को प्रेमचंद अपने बयान में भी कह रहे हैं। और ज़ाहिर है शुरू के अदब में, बाद के अदब में थोड़ा फ़र्क होता है ना, हर चीज़ एक सी नहीं होती। भाई पहले घड़ी जो बनती थी तो बहुत बड़े बड़े घंटे बनते थे और हर आदमी समझ जाता था कि ये गरारी घूम रही है और लोचूल चल रही है। फिर बारीक घड़ियाँ बनने लगीं, तो जैसे जैसे तरक्की की तो छोटी छोटी घड़ियाँ बनने लगीं, उसमें मुश्किल हो गया समझना। फिर अब कंप्यूटर में और कैलकुलेटर में, इसमें मोबाइल में घड़ी जो आ गई उसको तो हम खोल के समझ भी नहीं पाएंगे क्या है। तो ये तो सही है कि जब वही आर्ट आगे बढ़ता है तो थोड़ी पेचीदगी उसमें आती जाती है, वो फितरी पेचीदगी होती है। जो ज़बरदस्ती पेचीदगी लाना चाहते हैं वो काबिल कबूल नहीं होता। उसको तो आप फैशन में अगर लाएँ और तजर्बा सिर्फ बराए तजर्बा किया है, एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो कामयाबी नहीं होता। उस ज़माने में आप लाख उसकी तारीफ़ कर लीजिए, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें वही बचेंगी। आज फिर इसमें चुगताई याद आती हैं, आज फिर राजेंद्र सिंह बेदी ही याद आते हैं, उनकी लाजवंती ही याद आती है, अपने दुख मुझे दे दो याद आता है, यूकेलिप्टस याद आता है, किस तरह से उन्होंने अफसानों की गहराई में उतरते चले गए। मंटो याद आता है, मंटो ने प्रेमचंद से भी प्लॉट की तश्कील में सबसे बड़ी मदद की है। मंटो ने, उसने और कुछ नहीं लिया,
बयान में वगैरह में कुछ नहीं लिया, लेकिन प्लॉट किस तरह बनाना है, पहला वाक़या कब हो, उसके बाद कौन सा वाक़या है, पहला वाक़या ऐसा हो कि जिससे बहुत सारे वाक़यात के फूटने की गुंजाइश हो, दूसरा वाक़या ऐसा हो जिसमें क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए, तीसरा वाक़या भी उससे मुंसलिक हो, और एक वाक़या दूसरे वाक़ये का नतीजा हो, पिछला वाक़या का नतीजा अगला वाक़या हो। इस तरह मंटो ने मंटो का पूरा अफसाना पड़ जाए, ये कहीं आप नहीं रुकेंगे। वो प्रेमचंद से ही सीखा है। लाख आप कहिए कि ओ हेनरी से सीखा है, मोपासा से सीखा है, ठीक है, सबसे सीखा है, लेकिन हमारे यहाँ बुनियाद पड़ चुकी थी प्रेमचंद की, और प्रेमचंद ने ये सब किया था। तो मंटो का भी यही हाल है। और मंटो आज ये प्रेमचंद का देखिए, प्रेमचंद ने ज़बान के सिलसिले में कहते हैं देहाती ज़बान लिखी। अब सबको मालूम है कि लम्ही जो है वो बनारस है अब तो, लेकिन बनारस के पास एक गांव था उस वक्त, और गोरखपुर रहे वो। गोरखपुर में वो ईदगाह भी है, गोरखपुर में वो मैंने देखी है जाके ईदगाह, जैसे ईदगाह पे वो उन्होंने ईदगाह कहानी लिखी है। और वहाँ बहुत दिन रहे वो, चूँकि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, और वहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था, नॉर्वे स्कूल वगैरह वहाँ रहते। तो अब वो जगह जो है वहाँ क्या बोली जाती है, बनारस में भी भोजपुरी बोली जाती है, और गोरखपुर में भी भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी की कई किस्में हैं, यहाँ से बिहार तक भोजपुरी है, अलग अलग है, दोनों की फ़र्क है। लेकिन उनके गांव की ज़िंदगी में गांव की ज़बान जो उन्होंने लिखी है नॉवेलों में और अफसानों में, कहीं भोजपुरी नहीं है उसमें। तो ये कहना कि साहब वो ऐसे हकीकत निगार थे कि पूरे का पूरा वही, अगर वो लिख देते तो किसी की समझ में नहीं आती वो कहानी, क्योंकि हर आदमी भोजपुर का तो है नहीं, वहाँ का उस इलाके का है नहीं। तो उन्होंने ज़बान को भी क्रिएट किया है। अब देखिए इसमें कहीं कहीं आए ज़रूर हैं ठुमरी, वो एक आध जो मिसरा आ गया, कफन में आ गया, लेकिन ज़बान में कफन को कफन कर दिया, ज़मीन को ज़मीन कर दिया, ज़मींदार को ज़मींदार कर दिया। तो फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, तो फ़िक्र है लफ्ज़ फ़ारसी का, उससे फ़िक्र कर दिया। तो उन्होंने ज़बान को क्रिएट किया है देहाती, बिल्कुल लगता है कि देहाती ज़बान है, कोई कह ही नहीं सकता कि देहात की ज़बान नहीं है, लगता है यही बोल सकता है ओरी, और यही बोल सकता है घेसू, और यही बोल सकता है माधव। लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं जो वहाँ के इलाके में सचमुच लोग बोल रहे हैं, अगर रिकॉर्ड करके देख लीजिए आप, वो ज़बान नहीं समझ में आएगी। तो अब ऐसा बड़ा राइटर जो ये जानता है, उसको शऊर है कि हमें कौन सी ज़बान किरदारों से बुलवानी है और कितना हमें उसमें देहाती टच देना है, वो एक आध क्लू वर्ड लाते हैं, उस क्लू वर्ड से पूरा मंजर साफ़ हो जाता है और पूरा उससे एहसास हो जाता है कि कहाँ बैठे हैं हम। और नरेटर की ज़बान भी, जो उनका बयान या है, जो उनका लेखक बोल रहा है, जहाँ किरदार नहीं बोल रहे, यानी डायलॉग नहीं है जहाँ, वहाँ भी ज़बान वो देहात से मुनासबत रखती है, लेकिन देहाती नहीं है। वो लगेगा आपको कि ये देहात का मंजर खींच रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा। अगर वो कहेंगे कि वो घेसू और माधव कहीं बैठे थे, तो ये नहीं कहेंगे पलंग पर बैठे थे, वो कहेंगे खाट पर बैठे थे। ये नहीं कहेंगे पलंग पर तशरीफ़ फरमा थे, जबकि वो तो लेखक की ज़बान है, लेखक लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है, तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने दोनों ज़बानों में कितना फ़र्क किया कि वो बयान की ज़बान, यानी बयानिया जिसे कहते हैं, नरेशन जिसे कहते हैं, वो भी देहात का अगर मंजर है, या शहर का मंजर है, या बादशाहों का मंजर है, या राजपूतों का मंजर है, तो उसकी ज़बान भी अलग है और मुकालमे की ज़बान भी अलग है, और दोनों ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे फ़ोटोग्राफी और आर्ट में फ़र्क होता है। फ़ोटोग्राफी क्या है, एक आर्टिस्ट ने सामने का मंजर देखा और फ़ोटो खींच लिया, तो जो चीज़ है वैसी हूबहू आ जाएगी, एंगल आप बदल सकते हैं बस ज़रा सा। लेकिन आर्टिस्ट अगर है तो उसमें बहुत तब्दीली करेगा वो, उसमें कहीं हरे रंग की जगह हो सकता है कि वो धानी रंग कर दे, कहीं उसमें ऊंचा अगर दरख्त है तो उसको थोड़ा नीचा दिखाना पड़े उसे, अगर किसी के पाँव बड़े हैं तो हो सकता है छोटे दिखाने पड़े, पायल पहने हुए है सचमुच फ़ोटो में अगर, तो वो पायल हटानी पड़े। तो आर्ट जो है वो नकल नहीं है पूरी की पूरी, वो एक नकल का एक हकीकत, और न पूरी हकीकत है, वो एक हकीकत का इल्तिबास है, एक इल्यूजन है, ऐसा लगे हमें कि ये सच है, ये हकीकत है। तो प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि फ़िक्शन का मतलब झूठ तो है, गढ़ी हुई चीज़ तो है, लेकिन ऐसा झूठ जो 100% 100% वो सच लगे। ये उनका कमाल था कि बयान कर रहे हैं कहानी, समाज में है ज़रूर, लेकिन वो समाज की हूबहू अक्कासी नहीं कर सकते, और न करता है कोई भी। वो आर्ट की तरह होता है, आर्टिस्ट की तरह होता है, उसमें तब्दीली करता है, फोटोग्राफर नहीं होता, वो आर्टिस्ट होता है। तो वो 100% जो 100% जो है उसमें वो अक्कासी नहीं कर सकते, वो उसमें तरमीम भी कर रहे हैं। तो वो ऐसा, यानी एक हकीकत जो है, हकीकत पूरी की पूरी नहीं कहीं पे नकल की जा सकती, बल्कि हकीकत का इल्तिबास होता है, उर्दू में कहते हैं, हकीकत का धोखा होता है, और हकीकत का इल्यूजन होता है। तो फिक्शन दरअसल वो चीज़ है जो गढ़ा हुआ होता है लेकिन सच मालूम हो, ऐसा झूठ जो बिल्कुल सच मालूम हो और हकीकत में वही सच हो। इसीलिए कहा है, प्रेमचंद ने भी ये कोट किया है अपने एक किताब में
उन्होंने कहा है कि तारीख़ में सिर्फ नाम और मुकाम और डेट्स सही होती हैं, बाकी कुछ सही नहीं होता। जबकि अदब में सिर्फ डेट्स, नाम और मुकाम गलत होते हैं, बाकी जो होता है वो सच होता है। कहने का मतलब यही था कि वो बेबाक होकर लिखता है, तारीखें लिखाई जाती हैं, वक़ाए निगार होते हैं, बादशाह लिखाते हैं, या कोई आइडियोलॉजी लिखाती है, लेकिन या हुकूमतें लिखवाती हैं, उनके डर से लिखी जाती हैं, वो गलत हो सकती हैं, वो सच नहीं हो सकती, सिर्फ नाम और तारीखें सही होंगी। लेकिन लिटरेचर में वो बेबाक होता है, वो अंदर की बात लिखता है, वो जो सच है वही लिखता है। तुलसीदास ने जो देखा वही लिखा, सूरदास ने जो महसूस किया वही लिखा, मीरा जिस तरह से इश्क में मुब्तला हुई कृष्ण के, उन्होंने वही फीलिंग लिखी। उन्होंने बादशाह के, अकबर बादशाह की फ़िक्र नहीं की कि उस ज़माने में क्या है। तो इससे तारीख़ खुद लिखा है कि तारीख़ सच होती है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद के यहाँ जो भी कुछ है वो ऐसी हकीकत है जो हकीकत से भी ज़्यादा हकीकत है, लेकिन हूबहू नकल नहीं है, वो आर्ट के पैराए में पेश की गई है, वो फनकारी के साथ पेश की गई है। वो ऐसी नकल प्रेमचंद को हमें तस्लीम करना है कि वो बहुत बड़ा फ़नकार है। प्रेमचंद को हमें पढ़ना है, नई नस्ल को किसी न किसी तरह से पढ़ाना है, और क्रिटिक्स को, हमारे नाक़दीन को, हमारे आलोचकों को ज़रा गहरी नज़र से उनको देखना है। पुराना सब कुछ मिटा देना है। इस पर एक लतीफ़े में, पुराना भुलाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस पर एक लतीफ़े पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि एक म्यूज़िक के बहुत बड़े उस्ताद थे, उनके पास एक शख्स पहुंचा, उससे ज़रा जल्दी थी सीखने की। उनके आश्रम में कहा कि साहब मैं संगीत सीखना चाहता हूं। उनका बिल्कुल ज़रूर आइए, आप रहिए मेरे आश्रम में यहाँ। बोले कितने दिन लगेंगे साहब? कि साहब आपको 1 साल लगेगा इस सीखने में। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि 1 साल तो बहुत है और कैसे मैं रहूँगा, उसको तो जल्दी थी। तो उनसे कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, मैंने सीखा भी है ज़रा सा, तो हो सकता है मुझे कुछ कम वक्त लगे। बोले अच्छा आप जानते हैं, कुछ सीखा है आपने? बोले हाँ। बोले अच्छा क्या सीखा है, कहाँ के? तो उन्होंने कुछ बताया। बोले ऐसा है कि आपको अब 2 साल लगेंगे। तो वो एकदम चौंक गया कि 2 साल लगेंगे, वो क्यों, मैं तो जानता हूँ। बोले इसीलिए 2 साल लगेंगे कि 1 साल तो आपको भुलाने में लगेगा जो कुछ आप जानते हैं, फिर मैं सिखाऊंगा तो वो 1 साल में आप सीख पाएंगे। तो अब नाक़दीन को भी हमारे जो उनके जहन में बैठ गया है, बाइज्ड हो गए हैं, जो उनका जहन कंडीशन हो गया है, उसको छोड़कर प्रेमचंद को नई नज़र से देखना है, बड़े फ़नकार की हैसियत से देखना है। वो दुनिया के बड़े लोगों में उसका शुमार होता है। और काफ्का और कामू और वर्जीना वुल्फ और जेम्स जॉयस के यहाँ तो हम आर्ट वार्ट ढूंढते रहते हैं, लेकिन ज़रा प्रेमचंद के यहाँ भी देखिए इस तरह का। उससे बड़ा आर्ट इसलिए है कि वो एक लेवल के लोगों को आसान लगता है, वो अपना लगता है, और दूसरे लेवल के लोगों को उसमें कुछ और मिलता है, तीसरे लेवल के लोगों को कुछ और मिलता है। तो ये बड़ी फ़नकारी है। अदब वही होता है, बड़ा अदब, जो ज़्यादातर लोगों के लिए काबिल कबूल हो, लेकिन मानी और मफ़हूम के लिहाज से मुख्तलिफ अपनी इमेज बनाए और मुख्तलिफ अपनी हैसियत कायम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ बस आपसे रुख़्सत ली जाती है। खुदा हाफ़िज़।